तो सबसे पहले 1971 में होता है रामसर कन्वेंशन, 1972 में स्टॉकहोम मीटिंग होती है, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन होता है। तो यहाँ पे पहली बार डिक्लेयर करते हैं, तुम्हें याद रखना है स्टॉकहोम डिक्लेरेशन पहले आई थी, स्टॉकहोम कन्वेंशन बाद में आया था। स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूशन, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन यहाँ से स्टैब्लिश हुई थी यूनेपी एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट भी होते हैं। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम स्टैब्लिश इन नैरोबी कीनिया में। तो ये इंदिरा गांधी ने भी अटेंड किया था। जब वापस आए तो उन्होंने पास किया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया 1973 में, टाइगर को नेशनल एनिमल डिक्लेयर किया एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन प्रोवाइड किया एनवायरमेंट को आर्टिकल 51 डीपीएस में 51 सब क्लास जी में। 1973 there was a limit to the growth, the limit to the growth theory, a permissible model of the human will change their own and by 2022 Club of Rome। सो क्वेश्चन आ सकता है क्लब ऑफ रोम, क्लब ऑफ रोम ने क्या थ्योरी दी थी? क्लब ऑफ ने थ्योरी दी थी लिमिट टू द ग्रोथ थ्योरी, कि जो हमारा पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से बढ़ा है, लेकिन जो जो हमारा ग्रेन है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से बढ़ा है। तो ये पेसिमिस्टिक मॉडल था, ये सब कुछ बुरा होने वाला है, कि ह्यूमन सब कुछ अपना खत्म कर देगा, ह्यूमन खत्म हो जाएगा बाय द एंड 2022। तो किसने दी थी? क्लब ऑफ रोम। से लिमिट टू द ग्रोथ थ्योरी 1973। ज़्यादातर पैसा आप इंडस्ट्रीज पे लगा रहे हो रेदर देन एग्रीकल्चर। इसमें बोला है ना पेसिमिस्टिक मॉडल है, क्वेश्चन आ चुका है सर, क्लब ऑफ रोम ने क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बात की थी, क्वेश्चन गलत था। ये पेसिमिस्टिक मॉडल है, सब कुछ गलत सोचता है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर की कैपिटल नहीं है, सारा आप इंडस्ट्री को डाइवर्ट कर रहे हो, तो सब लोग भुखमरी से मर जाएंगे। ग्रीन रिवॉल्यूशन है, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड हमारी बॉडी में इतने बढ़ जाएंगे, मर जाएंगे। फिर 2020 में इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, उन्होंने बोला कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इतना बढ़ जाएगा, मर जाएंगे। फिर ये इन्फ्लेशन होगा एंड सोशल हार्मनी को डिस्टर्ब करेगा, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आएगा इससे। और फिर क्या बोला? क्लीन एनर्जी, दे विल नॉट बी एनी क्लीन एनर्जी, ठीक है। उसमें लास्ट में बोला जाता है 6 में कि क्लीन एनर्जी होगी, सब कुछ अच्छा होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी, सब कुछ अच्छा होगा, कुछ नहीं होगा पेस्टिसाइड। तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, लेकिन हम प्रोडक्शन नहीं उठा पाएंगे तो लोग मर जाएंगे बिकॉज ऑफ भुखमरी। तो यह बिल्कुल क्लब ऑफ सब कुछ गलत सोचता है, पेसिमिस्टिक मॉडल है। क्लब ऑफ रोम कब आया था? 1973, लिमिट्स टू द ग्रोथ थ्योरी। तो 1973 में क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट आती है, लिमिट्स टू द ग्रोथ थ्योरी, कि सब लोग मर जाएंगे 2022 तक। फिर 1982 में 10th एनिवर्सरी होती है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की। फिर 1985 में वियना कन्वेंशन आती है, तो सब लोग सीरियस हो जाते हैं। 1982 में कुछ नहीं होता। 1995 में ओजोन डिप्लीशन में व्यक्ति वियना कन्वेंशन का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है ओजोन लेयर प्रोटेक्शन के लिए। फिर 1987 में ब्रेटलैंड रिपोर्ट आती है। तो आती है 1987 में ब्रेटलैंड रिपोर्ट। इस ब्रेटलैंड रिपोर्ट को बोलते हैं वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट पूछा है, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट किसे बोलते हैं? ब्रेटलैंड रिपोर्ट को ही बोलते हैं। इन्होंने रिपोर्ट निकाली थी अवर कॉमन फ्यूचर। तो इन्होंने पहली बार कंसेप्ट दिया ब्रेटलैंड रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। इस टाइम कौन प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट? रोनाल्ड रेगन। तो रोनाल्ड रेगन ने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किए, एक थे ब्रेटलैंड रिपोर्ट। रोनाल्ड रेगन, तो याद रखना रोनाल्ड रेगन इस टाइम यूएस के प्रेसिडेंट। तो 1988 में इसने इस्टेब्लिश किया आईपीसीसी, इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, आईपी ट्रिपल सी इस्टेब्लिश हुआ। किसने इस्टेब्लिश किया? डब्ल्यूएमओ, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम में इस्टेब्लिश किया आईपी ट्रिपल सी बाय डब्ल्यूएमओ एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। आईपीसीसी काम क्या है? टू गिव ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव व्यू ऑन द क्लाइमेट चेंज and socio-economic impact of the climate change and major work इनका क्या होता है? To assess the risk of the human induced climate change, impact क्या होंगे human induced climate change के, और मतलब possible option of mitigation prevention। तो ये सारी चीजें बताता है आईपीसीसी की रिपोर्ट। तो ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक व्यू देता है क्लाइमेट चेंज का, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा क्लाइमेट चेंज की वजह से, एंड एक्सेस करता है रिस्क ऑफ द ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज, इम्पैक्ट क्या है इसके, और मिटिगेशन और प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। तो ये आईपीसीसी क्या करता है? व्यू करता है, कंडीशन देखता है, एक्सेस करता है और रिपोर्ट निकालता है। क्या वो मॉनिटर करता है कि कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन है? मॉनिटर नहीं करता है, ना कोई काम करता है ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करने के लिए। सिर्फ ऑलरेडी जो लिटरेचर अवेलेबल है, जिन्होंने रिपोर्ट निकाली है, जिन्होंने स्टडी करी है, उनके लिटरेचर को पब्लिश कर देता है एक जगह। तो वर्क क्या है? रिपोर्ट प्रोड्यूस करना कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज ये वर्क कर रहा है टू स्टेबलाइज द ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो ये रिपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो ये खुद कुछ काम नहीं करता आईपीसीसी, ठीक है। सिर्फ इसमें पैनल में लोग बैठे हुए हैं, साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, जो एनालाइज करते हैं, लिटरेचर पब्लिश करते हैं, रिपोर्ट निकालते हैं, जिससे देख के यूनियन एफसीसी अपना काम कर सकता है टू स्टेबलाइज द ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो 1988 में देख लिया आईपीसी आया, 1992 में हमारा आता है ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, 1992 में रियो अर्थ समिट होती है। रियो अर्थ समिट में 5 जून को होते हैं। तो 3 डॉक्यूमेंट ओपन हो जाते हैं फॉर द सिग्नेचर। एक तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन द क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो बायोडाइवर्सिटी के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, एक है डेजर्टिफिकेशन के लिए।
तो यहाँ पे तीनों डॉक्यूमेंट ओपन हो गए थे फॉर द सिग्नेचर, इसलिए 5 जून को हम बोलते हैं वन एनवायरमेंट डे। तो क्वेश्चन आता है 5 जून को क्यों मनाते हैं, क्योंकि वो रेटिफाई हो गए थे नहीं, बिकॉज दे वर ओपन फॉर द सिग्नेचर। तो पहले क्या होता है 10 साल में मिलते थे, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट मिलते थे, बिल्कुल हेड ऑफ द गवर्नमेंट मिलते थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के पास टाइम नहीं होती, ना ही एक्सपर्टीज होती है। तो उन्होंने बोला कि अब हम हर साल मिला करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है प्राइम मिनिस्टर और हाईएस्ट अथॉरिटी को आने की जरूरत है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट आ सकता है, सेक्रेटरीज आ सकते हैं, साइंटिस्ट आ सकते हैं, एनजीओ आ सकते हैं। तो अब ये हर साल मिलते हैं। तो पहले समिट हो रही थी 10-10 साल में, अब समिट से आ गया कॉन्फ्रेंस पार्टी। कॉन्फ्रेंस पार्टी में क्या है, प्राइवेट प्लेयर भी जा सकते हैं, तो साइंटिस्ट अपनी नॉलेज इम्पार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे साइंटिस्ट भी हैं, एनजीओज भी हैं, मिनिस्ट्रीज भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। तो इसे बोलते हैं कॉन्फ्रेंस पार्टी, ये हर साल मिलते हैं। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, तो उसमें 3 प्रोटोकॉल है, नागोया प्रोटोकॉल, कार्टाजेना प्रोटोकॉल एंड आईसीएन बायोडाइवर्सिटी एग्रीगेट। तो कॉप बायो कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी से किन्हीं कहाँ पे, हैदराबाद में। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो यहाँ पे क्या नागोया है, कार्टाजेना एंड आईसी बायोडाइवर्सिटी टारगेट। फिर कॉप जो कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की 11 कॉपी थी, कहाँ पे थी, हैदराबाद में। तो याद रखना 2010 में हैदराबाद में थी। फिर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, तो यहाँ पे इससे निकल के आया क्योटो प्रोटोकॉल 1, क्योटो प्रोटोकॉल 2। यहाँ पे दोहा एग्रीमेंट से फेलियर था, वो ज़्यादा हुआ नहीं। क्योटो प्रोटोकॉल 1, क्योटो प्रोटोकॉल 2, दोहा एग्रीमेंट। क्लीन एनवायरनमेंट मैकेनिज्म, कार्बन ट्रेड, कार्बन क्रेडिट, बॉन, यहाँ पे कैटोइस कन्वेंशन, बॉन एंड पेरिस। तो अलाइड टॉपिक्स है, बॉन, कैटोइस एंड पेरिस। तो एडिशनल प्रोटोकॉल्स है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें निकल गई। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या प्रॉब्लम है, लाइन ऑफ कमांड होती है। तो एनजीओज हैं, ये डायरेक्टली काम कर सकते हैं, एफिशिएंटली फंक्शन कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा रेड टेपिज्म भी होता है। इसलिए कॉप की फायदा ये है कि यहाँ पे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिस्ट, तो नॉन गवर्नमेंट वाले लोग भी पहुंच सकते हैं, प्राइवेट प्लेयर्स भी पहुंच सकते हैं जिनको एक्सपर्टीज है इन द एनवायरमेंट फील्ड। तो समिट की जगह कॉप आया बिकॉज देयर वाज अ डिसइल्यूजन विद द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो यूएन साइट्स क्या, यूएन साइट्स इज अ इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, so it's a convention of the international organization. The convention of the international organization to trade of endangered species of life, flora and fauna. The intergovernmental treaty to ensure that trade in the wildlife does not threaten the species their survival. तो ये ट्रीटी है जो इंश्योर करती है कि जो वाइल्ड लाइफ का ट्रेड डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। तो यूएन साइट्स ये गिफ्ट करता है वेरिंग डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द लिविंग फ्लोरा एंड फोना। 3 अपेंडिक्स होती है, तो वेरिंग डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन होती है फ्लोरा एंड फोना के लिए। तो अपेंडिक्स 1 में स्पीसीज जो थ्रेटेंड है विद एक्सटिंक्शन, जैसे टाइगर, राइनो, चीता, उनके लिए अपेंडिक्स 1 में डालते हैं। तो अपेंडिक्स 2 में उन्हें डालते हैं तो नॉट नेसेसरली थ्रेटन विद एक्सटिंक्शन बट विल थ्रेटन इफ ट्रेड इज अलाउड। अगर ट्रेड होता रहता है तो वो थ्रेटन हो जाएंगी या एक्सटिंक्ट हो जाएंगे इफ ट्रेड इज अलाउड। जैसे ज़ेब्रा, ब्लैक बियर, इनसे क्यून काउच, जैसे शंख होता है क्यून काउच। तो क्यून काउच नहीं होता, ये स्नेल होता है, इसकी आउटर कवरिंग हम शंख की तरह यूज़ करते हैं। तो भी याद रखना इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है। अपेंडिक्स 1 में द थ्रेटन इन एटलीस्ट 1 कंट्री। तो अपेंडिक्स 1 में काफ़ी थ्रेटन है। अपेंडिक्स 2 में अभी तो थ्रेट नहीं, अगर ट्रेड अलाउ कर रही है तो थ्रेटन हो जाएगी। अपेंडिक्स 3 में किसी एक कंट्री में वो थ्रेटेंड है तो वो अपेंडिक्स 3 में आ जाती है। यूनाइटेड नेशन साइट्स ने हैज अंडरटेकन मेनी प्रोजेक्ट्स स्पेशली विद द हेल्प ऑफ वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। इन्होंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए इंडिया में। So Wildlife Crime Control Bureau was founded in 2000. स्टैट्यूटरी बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश की है। वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट एक्ट, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर ही इस्टेब्लिश है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो स्टैट्यूटरी बॉडी 2006 में इस्टेब्लिश हुई थी। एंड इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। क्राइम से रिलेटेड है तो मिनिस्ट्री ऑफ मॉर्फेयर नहीं, इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सेटअप हुई थी 2006 में, हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। So let's start here with the help of Wildlife Crime Control Bureau and the Ministry of Environment. जैसे my project है, that is monitoring illegal killing of the elephants. तो elephants के लिए start किया था, हाथी मेरे साथी प्रोग्राम लॉन्च किया था वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट एस्टैब्लिश हुआ 1998 में, aimed at reducing threat of the elephant. Elephant में जो threat था उसको reduce करने के लिए, thus increasing the population and गजा को ले जाना to the प्रजा। सो एलिफेंट का क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा इन्हें दिक्कत है हैबिटेट लॉस की। इनको मारते नहीं, नहीं इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, तो उनका ट्रंकर क्या होता है, क्रैक हो जाता है, तो दे किल एवरीथिंग दैट कम्स टू देयर पाथ। एंड लिकर, दे आर अट्रैक्टेड, देसी लिकर होती है, देसी दारू जो इलीगल गाँव में बनाई जाती है, उससे अट्रैक्ट करते हैं, उसे पी लेते हैं, देन सब कुछ तोड़ फोड़ देते हैं। देयर इज अ इंक्रीजिंग ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। तो मुझे एवोनी मगोनी कहाँ होता है, जस्ट ये एवरग्रीन में, ट्रॉपिकल एवरग्रीन में। ट्रैफिक का काम क्या है, ट्रैफिक क्या है, ट्रैफिक वे इलीगल किलिंग लेता है एनजीओ। तो रोजवुड जो है, तो रोजवुड सिटीज से, ठीक है, रोजवुड क्या है, उसे अपेंडिक्स 2 में है, साइट्स के अपेंडिक्स 2 में एसोसिएटेड विद ट्रॉपिकल मॉइस्ट रेसिडुअल। क्वेश्चन आ सकता है कि ये रोजवुड कहाँ मिलता है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट रेसिडुअल्स इन सेमी
सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। तो सेमी एवरग्रीन क्यों बोले? सेमी एवरग्रीन मतलब यहाँ पे एवरग्रीन ट्रीज ज़्यादा होंगे और डेसिडुअस होंगे थोड़े कम। लेकिन ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस में डेसिडुअस ज़्यादा होंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट कम होंगे। तो इस तरीके का नाम रखा जाता है। तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस एंड सेमी एवरग्रीन में होता है। तो हमें जो रोजवुड है एवरग्रीन में नहीं होता, एवरग्रीन में नहीं होता है। इट इज इन द ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस एंड सेमी एवरग्रीन। एवरग्रीन मीनिंग सेमी एवरग्रीन एंड ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में होता है रोजवुड। तो इस तरीके की लकड़ी होती है रोजवुड। ये जो टेबल बनी है रोजवुड की बनी है। तो रोजवुड इज अ टिम्बर। सो ट्रैफिक क्या है? एनजीओ। देखो साइट्स क्या था? साइट गवर्नमेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी। गवर्नमेंट्स मिलते थे अपेंडिक्स 1 एंड 2 में डालते थे। थर्ड में हमने देखा था जो एक कंट्री पे मैंने ट्रैफिक क्या एनजीओ है। इसको को फाउंड किसने किया है? वर्ल्ड वाइड फंड एंड आईयूसीएन। तो ये वर्क कर रहा है ग्लोबल ट्रेड इन द वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल। तो ये किस पे काम कर रहा है? उसमें वहाँ पे इंडेंजर्ड स्पीसीज में काम कर रही है। साइड में यहाँ पे वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स पे काम करते हैं टू इंश्योर दैट ट्रेड इज नॉट थ्रेट, है ना, कंजर्वेशन ऑफ द नेचर। तो ये इंश्योर करता है जो ट्रेड हो रहा है वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल में उनसे उनका एक्सटिंक्शन ना हो जाए। They shouldn't be threat to the conservation of the nature। उन्होंने प्रोजेक्ट 7 तो स्टार्ट किया था चीरू के लिए। तो ये ट्रैफिक ने पास किया था रेजोल्यूशन इन द एनवायरमेंट टू कॉम्बैट इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। तो वाइल्ड लाइफ जो फ्लोरा एंड फौना मतलब जो वाइल्ड में मिलता है उसका इलीगल ट्रेड ना हो तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो अभी इन्होंने ट्रैफिक ने स्टार्ट किया था प्रोग्राम फॉर द पैंगोलिन्स। तो डुगोंग कहाँ पे मिलता है? ये गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ एंड अंडमान निकोबार में। गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। डॉल्फिन लाइक जैसी दिखती है एंड ये फ्रेश वाटर एरियाज में रहती है एंड ये मरीन मैमल है। इट्स अ मैमल। एंड ये क्या है? ये सी काउ बोलते हैं क्योंकि ये बिल्कुल घास खाती है, ग्रासेस खाती है शैलो कोस्टल एरियाज की एंड इट इज वेजिटेरियन। जो पहले में गए हर्बीवोरस मरीन एनिमल है, करेक्ट है। ये एंटायर कोस्ट में मिलता है। नहीं, हमने देखा कि गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान निकोबार आइलैंड में मिलता है। सेकंड गलत हो जाएगा। प्रोटेक्शन विद इन द वाइल्ड शेड्यूल वाइल्ड लाइफ 1972, तो ये सही हो जाएगा। सेकंड गलत हो गया तो ये गलत, तो ये गलत एंड थर्ड तो पहला तो सही है, तो हमारा सही आंसर होगा। तो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की बात करें तो हमें पता लगाना है ईस्टर्न कोस्ट में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, लार्जेस्ट क्रोकोडाइल अगर इंडिया में देखें तो हमें भीतरकनिका मैनग्रोव्स है, सुंदरबन मैनग्रोव्स है, पिचावरम मैनग्रोव तमिलनाडु में है। वहाँ पे महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, जो स्वैम्प प्लांटोरीज है वेस्ट बंगाल, तो सारा हमें ईस्टर्न कोस्ट में मिल रहा है। सो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल इज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ऐसे लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल एंड रिवरियन प्रेडेटर बोला जाता है वर्ल्ड का। तो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड इंडिया में लॉन्च किया था 2000। सो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड वाज लॉन्च इन 2009 टू कंजर्व इस। पहले ये क्रिटिकली इंडेंजर था, इंडेंजर में नाउ इट्स वनरेबल, मतलब इंडिया ने अच्छा काम किया इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये हाई एल्टीट्यूड में मिलता है। इंडिया में जितनी भी हिमालयन स्टेट है उनमें सिर्फ 5 एरियाज में मिलता है जहाँ पे मेडोज है, जहाँ पे बर्फ है, सिर्फ वही मिलता है। तो सारे हिमालयन स्टेट्स में नहीं मिलता, 5 हिमालयन स्टेट्स में मिलता है जहाँ पे बर्फ है, जहाँ पे मेडोज है। एंड ये इस पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलता है। लेपर्ड्स इज फाउंड ओनली इन एशिया, सो इट इज ओनली इन एशिया। तो ये अपना जंप कर सकता है, इसकी जो लेंथ है उसका 6 टाइम्स जंप कर सकता है। सपोज 4 फीट का ये होता है तो कम से कम 50 फीट तक ये जंप कर सकता है। तो इट्स वेरी डेंजरस। 24 मतलब 24 फीट तक जंप कर सकता है। 4 फीट का है तो 6 टाइम जंप कर सकता है अपनी बॉडी के हिसाब से। इट्स वेरी डेंजरस। सो स्लैंडर लोरेस, ये वेस्टर्न घाट्स में इनका एक्सटिंक्शन हो सकता है। दिस इज स्लैंडर लोरेस। तो स्लैंडर लोरेस एंड दिस इज स्लो लोरेस। तो ये नॉकटर्नल प्राइमेट्स है, रात को निकलते हैं। ये मिलते हैं साउथ ईस्ट एशिया में। सो वो हमने वेस्टर्न घाट्स में देखे थे स्लैंडर्स। तो स्लैंडर लोरेस इन द वेस्टर्न घाट्स। स्लो लोरेस हमारा ये साउथ ईस्ट एशिया वाले एरिया में है, बांग्लादेश नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिल जाएगा एंड सुलू आर्किपेलागो तक मिल जाएगा, फिलीपाइंस में मिल जाएगा, यूनान प्रोविंस ऑफ चाइना एंड जावा ऑफ द साउथ। तो हमें जो स्लो लोरेस हमें इस एरिया में मिलेगा, स्लैंडर लोरेस इन द वेस्टर्न घाट्स। तो इंडियन गौर एंड वाइल्ड बेसिन, ये अलग है इंडियन वाइल्ड वाटर बफेलो से। ये कहाँ पे? नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटका, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका। तो ये हमें साउथ में कर्नाटका में मिल रही है इंडियन गौर नेशनल पार्क। पेरियर नेशनल पार्क केरला में मिलते हैं, मुल्लू मलाई तमिलनाडु में, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। तो यहाँ से लेकर असम तक मिलती है ये इंडियन गौर इंडियन बाइसन। एंड भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भद्रा, सो भद्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका में है। सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन तमिलनाडु एंड राधानगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में एक बार राधा जी गई थी क्योंकि उन्हें मुंबई में घूमना था, तो इसलिए इसका नाम रख दिया राधानगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन महाराष्ट्र। एंड भद्र, तो कर्नाटक के लोग भद्र होते हैं, एकदम भद्र, भद्रकाली जैसे। तो भद्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन कर्नाटक। सो अगर देखिए तो ये वाइल्ड कैटल की जितनी भी स्पीसीज में सबसे लंबी होती है, ये होती है इंडियन गौर और वाइल्ड बेसन एंड लार्जेस्ट एक्सटेंट वो वाइन है गौर। ये जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही मिलती है। इंडियन गौर है, नाम से इंडियन गौर है वाइल्ड बाइसन। तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही मिलती है, वनरेबल है इसका स्टेटस
एंड स्टेबल है। अगर इसका देखें तो साउथ इंडिया से हमने देखा आसाम तक मिलती है ये, पर वेस्टर्न घाट्स एंड नीलगिरी वाइस रिजर्व में इसकी काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन। साउथ इंडिया में इसकी इंडियन गौर इंडिया वाइल्ड बाइसन की पॉपुलेशन अच्छी है। So it's a Rajiv Gandhi National Park. Rajiv Gandhi National Park. This is a Bandipur National Park. This is Lugu Wildlife Sanctuary. And this is Nilgiri Biosphère Reserve. This is Kalpetta Forest Coffee Complex. Vanar Wildlife Sanctuary in Kerala. And यहाँ पे मुकुर्ती नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, शिरोवनी फुल हिल्स से साउथ में है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व. दिस इज BRT वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. दिस इज कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. एंड दिस इज ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो इंडियन बाइसन एंड वाइल्ड बफेलो से अलग है इंडियन वाइल्ड वाटर बफेलो काजीनगर मालदा नेशनल पार्क में होती है. इट इज इंडेंजर्ड. ठीक है, इंडियन वाइल्ड वाटर बफेलो तो पानी में रहते हैं, पानी वैसे भी खत्म होता जा रहा है, तो वाइल्ड वाटर बफेलो तो इंडेंजर्ड है. तो ये इसे बोलते हैं बबलूज अम्मी. इसे एशियन बफेलो बोलते हैं, एशियाटिक बफेलो, एशियन बफेलो बोलते हैं. वो वाइन है, ये नेटिव इंडियन सब कॉन्टिनेंट की एंड साउथ ईस्ट एशिया. तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट साउथ ईस्ट एशिया में मिलेगी वो वाइन. वाटर वर्ल्ड वाटर बोलिए नॉर्थ ईस्ट एशिया में मिलेगी. एंड ये इंडेंजर्ड आइसलैंड रेस्ट लिस्ट में 1986 में. इसकी रिमेनिंग पॉपुलेशन 4000 है. तो वनरेबल है, देख के पता लगता है तीर्थ हैसिया जैसी है इंडियन गॉर्डन वाइल्ड बाइसन को कोई थ्रेट नहीं है. तो हमें ऑल ओवर इंडिया मिलती है ये इंडियन गॉर्डन वाइल्ड बाइसन, असम से लेके तमिलनाडु तक. तभी इट इज नॉट इंडेंजर्ड. जो थ्रेटेड इंडियन वाइल्ड वाटर बफेलो 4000 पॉपुलेशन बची है बस. तो मेनली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलेगा, जैसे काजीरंगा, श्याम, दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, इंडियन बोरा चपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी असम में. दिब्रू सैखोवा बोरा चपोरी इन असम. लाखुआ and Bora Chapuri Wildlife Sanctuary in Assam, Lakhu and Bora Chapuri. Balpakam National Park is in Meghalaya. Balpakam. So here this is Lakhua Wildlife Sanctuary in Assam. Lakhua Wildlife Sanctuary in Assam. So here this is Bora Chapuri Wildlife Sanctuary in Assam. Bora Chapuri Wildlife Sanctuary in Assam. In the Garo Hills of Meghalaya, there is a Balpakam National Park. Is it Balpakam National Park in Meghalaya? तो बल्पाक्रम नेशनल पार्क मेघालय का बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रेड पांडा की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन यहाँ पे मिलती है. यहाँ पे गारो लोग रहते हैं, तो रेड पांडा की पॉपुलेशन मिलती है. तो गारो लोग क्या होते हैं, रेड होते हैं, तो गारो लोग की पॉपुलेशन यहाँ पे काफी अच्छी मिलती है, रेड पांडा की पॉपुलेशन. इस तरीके से ब्यूटीफुल है ये बल्पाक्रम नेशनल पार्क में मेघालय. यहाँ पे रेड पांडा की काफी अच्छी पॉपुलेशन मिलती है, जैसे रेड पांडा. सो रेड पांडा इज इंडेंजर्ड, इसकी हाईएस्ट अच्छी खासी पॉपुलेशन होती है बल्पाक्रम नेशनल पार्क में मेघालय. 10,000 से भी कम बच्चे हैं रेड पांडास. केवल पराक्रम नेशनल पार्क में टाइगर नहीं बचे, अभी पता लगा. छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती नेशनल पार्क एंड उदांती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. उदांती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन धामतारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़. So धामतारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ is उदांती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी is there. So छत्तीसगढ़ there is a उदांती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी in धामतारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़. इसको और बोलते हैं, it is also called as सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो पहला ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पे मैस्कट रखा गया है कान्हा नेशनल पार्क में. उसका नाम है मिस्टर भूर सिंह. भूर सिंह ने कान्हा नेशनल पार्क. कान्हा नेशनल पार्क में कौन है, भूर सिंह. तो ये इंडियन स्वैम्प डियर बारहसिंगा सेंट्रल इंडिया में मिलता है, मध्य प्रदेश वाले एरिया में. सो कान्हा नेशनल पार्क फर्स्ट नेशनल पार्क है जिसका ऑफिशियल मैस्कट रखा गया, दैट इज भूर सिंह. तो दिस इज कान्हा नेशनल पार्क. यहाँ पे ऑफिशियल मैस्कट रखा गया भूर सिंह. पहला नेशनल पार्क है जहाँ पे ऑफिशियल मैस्कट रखा गया. ड्यूरेशन ऑर्डर स्पॉट किया गया आफ्टर मेनी ईयर्स इन द ईस्टर्न घाट्स एंड सतपुरा. ईस्टर्न घाट्स एंड सतपुरा में स्पॉट किया गया. पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो यूपी में, वहाँ पे सेंसस हो रहा है इसका. सो द इंडियन एंटीलोप और ब्लैक ग्रासलैंड उसमें मिलता है इंडिया के. सो द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इंडेंजर्ड है, राजस्थान में मिलती है. ये लार्जेस्ट पॉपुलेशन उसको राजस्थान में मिलेगी. सो दिस इज सारस क्रेन. सो दिस इज द पीलीभीत टाइगर रिजर्व इन यूपी. पीलीभीत टाइगर रिजर्व इन यूपी. So Sarus crane is the largest flying bird in the wetlands of India. Sarus crane. तो कुछ स्पीसीज है जो सिर्फ आपको अंडमान निकोबार में मिलेगी, एंड वन इज निकोबार मेगापोड एंडेमिक to the अंडमान निकोबार. So we have seen great hornbill in the same way there is a Narcodum hornbill. तो एक है निकोबार मेगापोड एंडेमिक and there is a Narcodum hornbill. So this is a great hornbill, grey hornbill. ये एंडेमिक है इंडिया के. This is endemic in the India Western Ghats. This is Malabar grey hornbill. एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स में. ये नारकोंडम हॉर्नबिल है, सिर्फ नारकोंडम आइलैंड ऑफ अंडमान ग्रुप में मिलती है. सो आपको ये नारकोंडम हॉर्नबिल सिर्फ नारकोंडम आइलैंड में मिलेगी, अंडमान में. तो इस तरीके से दिखती है नारकोंडम हॉर्नबिल. सो नारकोंडम की बात करें तो नारकोंडम इन इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट आइलैंड. ईस्टर्न, अगर इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट आइलैंड पूछा जाए तो दिस इज नारकोंडम आइलैंड. यही मिलती है नारकोंडम हॉर्नबिल. सो फाउंड इन ओनली दिस प्लेस. सो दिस इज लॉन्ग टेल्ड मकाक.
तो ये उधर जैसा दिखता है तो कहाँ पे मिलेगा, वेस्टर्न घाट्स। लाइन टेल मकान, वंडर इसे बोलते हैं, वंडर रूम, ओल्ड वर्ल्ड मंकी है, ये इसे वेस्टर्न घाट्स में मिलता है साउथ इंडिया में। तो आपको ये नॉर्थ इंडिया में नहीं मिलेगा इस तरीके से लाइन टेल मकान। साउथ इंडिया में ये से देखना है, साउथ इंडिया में जाओ, एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट्स इन द साउथ इंडिया, लाइन टेल मकान। इस तरीके से व्हाइट कलर का होता है ऊपर से, फेस में ये बाल व्हाइट कलर का होता है, बाकी पूरा ब्लैक होता है। सो द सोशल लेवल लैपिंग का इंडिया में नहीं मिलती, इंडिया में आती है। तो फ्लॉक्स ऑफ सोशल लैपिंग ये नाल सरोवर में आती है। नाल सरोवर अहमदाबाद गुजरात में। नाल सरोवर इज अ रामसर साइट। सो गुजरात में एक ही रामसर साइट है, दैट इज नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी। एंड मध्य प्रदेश में एक ही है, दैट इज भोज वेटलैंड। इसमें भी एक ही है, यहाँ पे कोलेरू वेटलैंड। तमिलनाडु में एक ही, आंध्र प्रदेश से बड़े बड़े स्टेट्स में एक ही है। तमिलनाडु में एक ही कोलेरू वेटलैंड, पॉइंट कैलमर वाले सेंचुरी। केरला छोटी सी स्टेट्स में 3 है, वेमराज, अष्टमुकोटा एंड अष्टमुडी लेक। त्रिपुरा में फिर एक है, रुद्रसागर। मणिपुर में एक है, लोकतक। त्रिपुरा ये मिजोरम में कुछ नहीं है। असम में दीपोरबिल। अरुणाचल प्रदेश में कुछ नहीं है, मेघालय में कुछ नहीं है। एंड ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड है। एंड उड़ीसा में 2 है, भितरकनिका, चिलिका लेक। राजस्थान में 2 है, दैट इज सांबर लेक एंड गिला नेशनल पार्क। यूपी में अपर गंगा रिवर और भी 6 है इसके अलावा। हिमाचल प्रदेश एंड दिस उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक भी नहीं है। हिमाचल प्रदेश एंड हरियाणा में 3 है। जम्मू कश्मीर तो बड़े स्टेट है, 4 है इसमें। वुलार, बुकेला, सुरेश मानसर एंड सोमोरिटी। तो सोशल लैपिंग कच्छ में, तो ये इंडिया में आती है, यहाँ पे नाल सरोवर वेटलैंड में। तो ये लैपिंग कहाँ पे आती है, वेस्ट ऑफ इंडिया में, गुजरात में। और ये स्पून बिल सैंड पाइपर, ये कहाँ पे आती है, ईस्ट में। ये जो स्पून बिल सैंड पाइपर इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, तो बहुत ही कम है, इसमें 200 से लेकर 400 पॉपुलेशन इसकी स्पून बिल सैंड पाइपर के। तो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो लास्ट टाइम इस साइड किया गया था ना, पॉइंट कैलीमर, ये भी वेटलैंड है, तमिलनाडु में इकलौता वेटलैंड है, पॉइंट कैलीमर तमिलनाडु। यहाँ पे क्या है, कोलेरू वेटलैंड। पुलिकट नहीं है, पुलिकट इज नॉट अ रामसर साइट। तो श्रीहरिकोटा वहाँ से सैटेलाइट लॉन्च करते, तो हम नहीं वहाँ चाहते, वहाँ पे रामसर साइट डिक्लेयर हो। तो कोलेरू है आंध्र प्रदेश में, पुलिकट नहीं है। पुलिकट वैसे भी ज़्यादातर तमिलनाडु में आती है। तो ये स्पूनबिल सैंड पाइपर कहाँ पे, ईस्टर्न इंडिया में मिलेगी। तो क्लाउडेड लेपर्ड है, इस तरीके से क्लाउड बने होते हैं इसके बॉडी पे। तो ये कहाँ पे मिलता है, ये स्टेट एनिमल है, कहाँ का, मेघालय का स्टेट एनिमल है। एंड ये हिमालय में मिलेगा, हिमालय में साउथ ईस्ट एशिया, हिमालय और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में मिलेगा। एंड इसका स्टेटस है वनरेबल। आप सीन रेस्ट लिस्ट में, तो चाइना में मिलेगा, साउथ ईस्ट एशिया चाइना में मिलेगा इसमें। तो लार्ज पॉपुलेशन है इसकी। दुनिया में 9 स्पीसीज मिलते हैं वल्चर्स के, इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है। तो इजिप्शियन वल्चर इंडिया में मिलता है, तो इसमें 9 वल्चर है। क्वेश्चन आ चुका है, इजिप्शियन वल्चर क्या इंडिया में मिलेगा, हाँ मिलता है। तो यहाँ पे ओरिएंटल व्हाइट बिल वल्चर, लॉन्ग बिल वल्चर, स्लैंडर बिल वल्चर, हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर, यूरेशियन ग्रिफॉन भी मिलता है। कोई यूरेशिया नाम है लेकिन इंडिया में मिलता है। ये तो हिमालय एंड इजिप्शियन वल्चर, बियार्डेड वल्चर, सेरियस वल्चर असम में मिलता है, किंग असम क्रिटिकली इंडेंजर, किंग वल्चर। तो इंडियन हॉर्नबिल की 9 स्पीसीज हैं, एंड इसमें से 9 में से जो इंडियन ग्रे हॉर्नबिल है, सिर्फ इंडिया मिलता है, दिल्ली में मिलता है इंडियन ग्रे हॉर्नबिल, ठीक है। तो इट इज़ ओनली इन इंडिया। तो कुछ 4 वेस्टर्न घाट्स में मिलेंगे, इंडियन ग्रो हॉर्नबिल, एंड ये सिर्फ इंडिया में मिलती है। तो हमें इंडियन ग्रे जो हॉर्नबिल है सिर्फ इंडिया में मिलेगी। मालाबार ग्रे हॉर्नबिल ये वेस्टर्न घाट्स में मिलेगी। तो मालाबार एरिया का होता है वेस्टर्न घाट्स में, वेस्टर्न घाट्स में मिलेगी। फिर मालाबार पाइड हॉर्नबिल, ये एंडेमिक टू इंडिया, श्रीलंका। श्रीलंका इंडिया में मिलेगी पाइड, ठीक है। इंडिया और श्रीलंका में बांध दिया था लेकिन श्रीलंका तक उड़ गई। तो मालाबार पाइड हॉर्नबिल एंडेमिक टू इंडिया, श्रीलंका। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इंडेंजर्ड ग्रेट हॉर्नबिल इंडिया में, species is one of the smallest range of the any hornbill. नारकोंडम हॉर्नबिल सिर्फ आपको नारकोंडम आइलैंड में मिलेगा। तो ग्रेट हॉर्नबिल किसका, ये वेस्ट घाट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर वेस्टर्न घाट में मिलता है। किसका ये है, बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी का लोगो है ग्रेट हॉर्नबिल। तो ग्रेट हॉर्नबिल दिल्ली में मिल जाता है। ग्रेट हॉर्नबिल आपको इंडिया के फॉरेस्ट में भूटान नेपाल मिलने, साउथ ईस्ट एशिया, तो इस वाले एरिया में पूरा ग्रेट हॉर्नबिल मिल जाएगा, इस वाले एरिया में मिल जाएगा। एंड द आइलैंड ऑफ सुमेत्रा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिल जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे फ्रेगमेंटेड है, द इंडियन सबकॉन्टिनेंट साउथ ईस्ट एशिया में मिलेगा। तो ये कुछ ही फॉरेस्ट एरिया में मिलता है वेस्टर्न घाट्स के, एंड हिमालयस में कुछ फॉरेस्ट में मिलता है। तो यहाँ पे देखो हिमालयस वेस्टर्न घाट के फॉरेस्ट में, हिमालयस के फॉरेस्ट में मिलेगा, और नॉर्थ ईस्ट एरिया इंडिया इंडोनेशिया यहाँ तक मिलेगा हॉर्नबिल। तो एनजीओ बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी ये ग्रेट हॉर्नबिल को यूज़ करता है। तो आईयूसीएन का इंडिया को अवार्ड मिला था हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्टेशन प्रोग्राम, पक्के टाइगर रिजर्व को। पक्के कहाँ पे है, पक्का टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। So Pakke Tiger Reserve in there is in Arunachal Pradesh, Pakke
तो अरुणाचल में सब लोग क्या है, पक्के इरादे वाले हैं कि चाइना को तोड़ देंगे फोड़ देंगे। तो ये पक्के टाइगर रिजर्व इनके यहाँ पे पक्के इरादों के साथ चाइना को मारेंगे, अरुणाचल प्रदेश से खदेड़ेंगे। ये था पक्के टाइगर रिजर्व। तो बहुत सारे फ्लाईवे, 9 फ्लाईवे जो इंडिया में आता है, एक फ्लाईवे में आता है। तो 9 फ्लाईवे में इंडिया में एक फ्लाईवे में आता है, इसलिए इंडिया में इतनी सारी माइग्रेटरी बर्ड आती है। 370 एवियन स्पीसीज, 300 स्पीसीज क्या आते हैं माइग्रेटरी बर्ड, इसमें 310 वेटलैंड में आती है। बाकी क्या होती है, रिमेनिंग स्पीसीज इनहेबिट करती है डिस्पर्ट टेरेस्ट्रियल एरिया। तो 310 वेटलैंड, टेरेस्ट्रियल एरिया में बाकी की 60 स्पीसीज। तो नारकोंडन हॉर्नबिल बोलते हैं नारकोंडम आइलैंड में। तो फ्लाईवे में क्या होता है, ये माइग्रेटरी स्पीसीज क्या होता है, जोग्राफिकल रीजन है जहाँ पे पूरा ग्रुप ऑफ जो माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, ब्रीड करती हैं, रुकती हैं, एक्टिविटी करती है। Essential to protect the what we have on the natural plan for the conservation of the migratory birds. तो इसका पर्पस क्या है कि जो हैबिटेट डिक्लाइन हो रहा है, जो पॉपुलेशन कम हो रही है, हैबिटेट डिक्लाइन हो रहा है, इस पर फोकस करना है। पॉपुलेशन कम हो रही है और हैबिटेट डिक्लाइन हो रहा है। सो दिस इज पैंगोलिन, द मोस्ट ट्रैफिक एनिमल इन द वर्ल्ड। इंडिया में 2 टाइप की पैंगोलिन मिलती है, इंडियन पैंगोलिन एज वेल एज चाइनीज पैंगोलिन। तो पैंगोलिन खाती क्या है, इट इज एंट ईटिंग स्पीसीज। तो चाइनीज पैंगोलिन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में मिलेगी। इंडियन पैंगोलिन पूरे और अदर दूसरे एरिया में मिलती है इंडिया में। तो मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ द एलिफेंट, ये माइक का है। साइट्स क्या है, यूनाइटेड नेशन का, ये यूनाइटेड नेशन का प्रोग्राम है। साइट्स एंड इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। क्योंकि साइट्स में ट्रेड अलाउड नहीं, ट्रेड अलाउड है तीनों ही में, अपेंडिक्स 1 में भी, अपेंडिक्स 2 में भी, अपेंडिक्स 3 में। लेकिन सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन अपेंडिक्स 1 में है ट्रेड के लिए, अपेंडिक्स 2 में कम, अपेंडिक्स 7 में और भी कम। तो 4 स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम में डाली गई था बाय द वाइल्ड लाइफ। और 4 स्पीसीज क्या है, किसने डाला है, नेशनल बोर्ड फॉर द वाइल्ड लाइफ में डाला है। नदर्न रिवर टेरापिन, क्लाउड लेपर्ड, and there is a Arabian Sea humpback whale and red panda रिकवरी प्रोग्राम में डाला है। तो नदर्न रिवर टेरापिन क्या है, इसे फ्रेश वाटर टर्टल। क्लाउडेड लेपर्ड हमने देखा था किसका स्टेट एनिमल था, मेघालय का। क्लाउडेड लेपर्ड और वनरेबल 10,000 पॉपुलेशन थी। एंड अरेबियन सी हम्पबैक व्हेल, तो अरेबियन सी में मिलता है इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे। एंड रेड पांडा, तो रेड पांडा मिलता है नॉर्थ ईस्ट में। तो रिकवरी प्रोग्राम में क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज। सो हमारा प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट फॉर द कंजर्वेशन टाइगर एंड एलिफेंट। तो उसको और एक्सटेंड कर दिया गया है, 4 एनिमल्स को इंक्लूड कर दिया गया है। किसने स्टार्ट किया था, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। तो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ में 4 स्पीसीज और ऐड करिए, तो एलिफेंट को कंजर्व करते थे। एंड से ऐड किया गया, स्टार्ट किया था 2008-9 में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। सो इसमें क्या था, स्टार्ट हुआ था इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट 2008-9 में। तो प्रोवाइड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जो भी प्रोटेक्टेड एरिया, फॉर एग्जाम्पल नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड सेंचुरीज हो गई, कंजर्वेशन रिजर्व हो गए, कम्युनिटी रिजर्व हो गए, एक्सेप्ट टाइगर रिजर्व को प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करते। तो हमें याद रखना इंडिकेटेड डेवलपमेंट वाले हैबिटेट में टाइगर रिजर्व इंक्लूडेड नहीं है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइगर रिजर्व इंक्लूडेड नहीं है। बहुत लॉजिकल है, बस टाइगर रिजर्व्स को प्रोटेक्ट करना था सेकंड कंपोनेंट ऑफ द प्रोग्राम इटसेल्फ। प्रोग्राम के अंदर टाइगर को प्रोटेक्ट करना है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, तो यहाँ पे टाइगर रिजर्व को नहीं डाला है। तो पहले तो इंसाइड द प्रोटेक्टेड एरिया एंड प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ। प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर भी वाइल्ड लाइफ रहती है, तो उसको प्रोटेक्ट करना। और थर्ड प्रोग्राम है दैट इज द रिकवरी प्रोग्राम ऑफ द क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज एंड हैबिटेट। तो पहले क्या करना है, सपोर्ट प्रोवाइड करना है प्रोटेक्टेड एरियाज को, उन वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करना है। प्रोटेक्टेड एरिया हमने देख लिया, उनको सपोर्ट करना है टाइगर रिजर्व को छोड़ के। फिर हमें क्या करना है, वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्टेड एरियाज के बाहर रहती है उनको प्रोटेक्ट करना है, और फिर जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज उनको प्रोटेक्ट करना है, उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना है। तो 3 कंपोनेंट है इन द रिकवरी प्रोग्राम ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। सो नदर्न रिवर टेरापिन से क्रिटिकली इंडेंजर्ड को बोलते हैं बताकुर बसका। नेटिव है साउथ ईस्ट एशिया, तो हमें साउथ ईस्ट एशिया में ही मिलता है। तो हालत बहुत खराब है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड IUCN। पहले यहाँ मिलता था, वहाँ पे कई जगह एक्सटिंक्ट हो गया, तो बहुत ही क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो इस तरीके से होता है। फ्रेश वाटर टर्टल है नदर्न रिवर टेरापिन। इंडिया में नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में यहाँ पे इन कंट्रीज में मिलता है। तो ये एक्वेटिक एरिया में रहेगा, लेकिन एस्ट्रीज, लार्ज रिवर, मैंग्रोव फॉरेस्ट में भी दिख जाएगा कई जगह। उसका नाम है बताकुर बशका। तो हर एक मंदिर के बाहर ये बना रहता है नॉर्थ ईस्ट में। तो ये वही ये है। तो माइथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है इसकी नदर्न रिवर टेरापिन की। तो 17 स्पीसीज आइडेंटिफाई किया है इसके। तो स्नो लेपर्ड मिलता है 5 स्टेट्स ऑफ हिमालय। तो इंडस डॉल्फिन इंडिया में एक ही रिवर में मिलता है, इंडस डॉल्फिन मिलता है बियास रिवर में। कहते हैं इंडस डॉल्फिन बियास रिवर। ओलिव रिडल टर्टल है, लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट है इसकी इंडिया में। एंड देन सबसे बड़ा टर्टल अगर देखें इंडिया में, दैट इज लेदर बैक टर्टल। तो लेदर बैक टर्टल ये गल्फ ऑफ मन्नार में, यहाँ पे अंडमान निकोबार में मिलेगा, तो इस एरिया में मिलेगा लेदर बैक टर्टल। तो ये लेदर बैक टर्टल लार्जेस्ट टर्टल इन द वर्ल्ड। तो गल्फ ऑफ ये अंडमान निकोबार एंड गल्फ ऑफ मन्नार। तो लेदर बैक लार्जेस्ट टर्टल है, एंड जो यहाँ पे मिलेगा गल्फ ऑफ मन्नार एंड अंडमान निकोबार में। जो ओलिव रिडल टर्टल नेस्टिंग साइट है यहाँ पे, वो स्मॉलेस्ट टर्टल है वर्ल्ड में। तो स्मॉलेस्ट टर्टल इन द वर्ल्ड लेदर, दिस इज ओलिव रिडल टर्टल। क्रिटिकली ये काफ़ी छोटा है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ओलिव रिडल टर्टल छोटा सा है। तो इंडेंजर्ड या ओलिव रिडल सी टर्टल इज वनरेबल। ओलिव रिडल सी टर्टल
सबसे छोटा टर्टल है वर्ल्ड का। तो सारे एरिया में मिलेगा। तो इंडिया के ईस्टर्न साइड्स में ऑल्दो इसकी सबसे बड़ी नेस्ट चिलिका लेक में है, लेकिन ईस्टर्न साइड में मिला है, वेस्टर्न साइड में मिला है इंडिया के। तो यहाँ इस पूरे एरिया में ये एरिया यहाँ पे इंडोनेशिया वाले एरिया में, इंडिया वाले एरिया में, ऑस्ट्रेलिया वाले एरिया में, एंड जो अफ्रीका के भी कुछ एरिया में, एंड देन ये अमेरिका के कुछ एरियाज में। ज़्यादातर वेस्टर्न कोस्ट ऑफ मैक्सिको पे मिलता है वो लिबर्टी टर्टल, ईस्टर्न कोस्ट में नहीं मिलता क्योंकि यहाँ पे गल्फ करंट आता है इसलिए। कुछ एरिया ज़्यादातर ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ मैक्सिको, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, ब्राज़ील के ईस्टर्न कोस्ट में मिलता है। ये कुछ साइट्स हैं ऑल्टरनेटली टर्टल्स की। ये ग्रीन बैक टर्टल्स की जो बैक होती है ग्रीन होती है, अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार एंड गल्फ ऑफ मन्नार, जैसे लेदर बैक टर्टल है अंडमान निकोबार एंड गल्फ ऑफ मन्नार, वैसे ग्रीन बैक टर्टल है अंडमान निकोबार एंड गल्फ ऑफ मन्नार में, ग्रीन बैक होती है इसकी। तो अनदर रिवर टेरापिन, ये है फ्रेश वाटर टर्टल ऑफ इंडिया। मैथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस से काफी फेमस है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। फेमस है बिकॉज इस तरीके से मदर बच्चों की इसमें वो रखती है, हेल्प करती है इस तरीके से। दिस इज हाउ द मदर टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन। जो चिरू होता है, ये गुजरात में कोस्टल लाइट दिखती है, ये घोस्ट लाइट है इन द गल्फ ऑफ कच्छ रीजन। तो चीर बत्ती है, इसका पता नहीं है क्यों आती है चीर बत्ती, ये चीर बत्ती घोस्ट लाइट। सो डुगोंग इज वनरेबल। So, इंडिया में इस पूरे एरिया में मिलेगी। सो यू मस्ट रिमेंबर द डुगोंग इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में ज़्यादा मिलती है एंड यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार तक मिलती है डुगोंग। जरूर साउथ ईस्ट एशिया में मिलेगी, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में मिलेगी। तो ये है लोकेशन ऑफ डुगोंग। अंडमान निकोबार आइलैंड में मिलती है डुगोंग, यहाँ क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इसने रखा वनरेबल है डुगोंग। एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट, एक बर्ड है छोटा सा, एडिबल है, सब खा सकते हैं, तो इसलिए ये काफ़ी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट जो होती है, एडिबल नेट स्विफ्टलेट, दिस इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इसमें लीस्ट कंसर्न लिखा है। एडिबल से खा सकते हैं, एक फ्लाई करती है, साउथ ईस्ट एशिया में मिलती है। तो चाइनीज कुसीज में इसको बहुत खाया जाता है, एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट। एशियन वाइल्ड बफेलो कहाँ मिलती है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया, असम में एशियन वाइल्ड बफेलो। निकोबार मेगापोड है, ये सिर्फ अंडे अपने ग्राउंड पे ही देती है निकोबार मेगापोड। मणिपुर में है ब्रो एंटलर डियर संगाई, मणिपुर में। तो कैट लाइक एनिमल होता है मालाबार सिवेट, तो ये सिर्फ नीलगिरी मिलती है, एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स। तो कैट लाइक एनिमल है मालाबार सिवेट, इज फाउंड ओनली इन द वेस्टर्न घाट्स। तो इसी सिवेट के में कॉफ़ी डाली जाती है एंड उसको सेल किया जाता है, वर्ल्ड मोस्ट कॉस्टलीस्ट कॉफ़ी। इनमें वन और रैंक के लिए फेमस है काजीरंगा, मानस, पवितरा, बक्सा एंड जलपादरा। बक्सा एंड जलपादरा इन द वेस्ट बंगाल, these are all famous for the one horn rhino। तो गुजरात गवर्नमेंट नहीं चाह रही थी कि ट्रांसफर हो लोकेशन किसका, लाइन का, लेकिन अब गुजरात से नाहरगढ़ वाला सेंटर तक लाइन्स को ट्रांसलोकेट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कंपलसरी ट्रांसलोकेट किया जाएगा। नाहरगढ़ यहाँ पे नाहरगढ़ फोर्ट भी है, इधर राजस्थान। तो स्वयं डियर क्या स्वयं डियर, बारहसिंगा स्वयं में रहते स्वयं एरिया में। तो इंडियन करियर, इंडियन करियर ये क्या है, एक बर्ड है, ये एशोर्ड वेटलैंड ऑफ आंध्र प्रदेश। जर्डन काउजर ये कहाँ मिलती है? आंध्र प्रदेश में वेटलैंड में मिलती है, कुलेरू लेक में मिलती है जर्डन काउजर। तो जर्डन काउजर इज अ स्मॉल बर्ड दैट इज एशोर्ड विद द वेटलैंड ऑफ आंध्र प्रदेश। सो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के 3 कंपोनेंट है, तो कंजर्वेशन ऑफ टाइगर एंड द कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट, तो कंजर्वेशन टाइगर, कंजर्वेशन एलिफेंट एंड रिकवरी प्रोग्राम फॉर द क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज। सो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट 3 कंपोनेंट, कंजर्वेशन टाइगर, कंजर्वेशन एलिफेंट एंड रिकवरी प्रोग्राम फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो इसके क्या क्या कंपोनेंट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोटेक्टेड एरिया, इनमें टाइगर सबको छोड़ के, प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया, लाइवलीहुड बढ़ाना वहाँ के लोगों की, फिर रिकवरी प्रोग्राम इसका पार्ट है। ह्यूमन एलिमेंट कॉन्फ्लिक्ट खत्म करना, टूरिज्म बढ़ाना है, इसलिए इनकम लोगों की, इकोसिस्टम से लोगों की इनकम बढ़े। ऑल इंडिया लेवल पे है ये प्रोग्राम। तो रिकवरी प्रोग्राम बहुत सारे एरिया में रहती है, तो टाइगर एलिफेंट कुछ कुछ स्टेट्स में मिलते हैं, तो उन्हीं स्टेट्स में चलाया जाएगा, बाकी ऑल इंडिया लेवल पे चलेगा। 13 टाइगर रेंज कंट्रीज है, इंडिया में 18 स्टेट्स है जहाँ पे टाइगर मिलता है। वर्ल्ड में 13 कंट्रीज है जहाँ पे टाइगर मिलता है, इंडिया में 18 स्टेट्स है जहाँ पे टाइगर मिलता है। इंडिया में है नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2017-2031। इंडिया का थर्ड एक्शन प्लान है, बर्थ था 1983, then 2002, 2016, now the third action plan 2017-2031। तो पहले 1983 से 2002 तक था, सेकेंड था 2002-2016, now 2017-2031। 2017-2031 उनका जो थर्ड वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट देखा गया कि हाउ इट इज इम्पैक्टिंग द वाइल्ड लाइफ। तो क्लाइमेट चेंज को पहली बार इंक्लूड किया गया। तो ये किसने किया था? एनवायरमेंट हर्थ वर्षन इन द ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम में, ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम
कहाँ पे होता था? ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस, ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस किसका इनिशिएटिव है? वर्ल्ड बैंक का। ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस का इनिशिएटिव वर्ल्ड बैंक। So it is a landscape approach in the conservation of wildlife. Climate change impact डाला है थर्ड वाले कंजर्वेशन एक्शन प्लान में। तो हर एक के लिए जंगल अलग, तो सेंट्रलाइज अप्रोच के अलावा वी आर डूइंग द लैंडस्केप अप्रोच। हर एक लैंडस्केप की सतपुरास के लिए, राजस्थान के लिए, गुजरात के लिए, हर एक के लिए लैंडस्केप डिमांड अलग है, इसलिए लैंडस्केप कंजर्वेशन मेथड लगाया जा रहा है rather than a centralized conservation effort। यहाँ पे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कंसर्न को खत्म करेंगे, पीपल का सपोर्ट जरूरी है, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ाएंगे। हमारा थर्ड वाइल्ड लाइफ एक्शन, पहली बार क्लाइमेट चेंज की बात करें, लैंडस्केप अप्रोच है, इसमें ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए पीपल का पार्टिसिपेशन है, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन। तो पैसा प्राइवेट सेक्टर के कहाँ से आएगा? फ्रॉम द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड। जर्डन क्राउजर स्मॉल बर्ड है, आंध्र प्रदेश को लेरो लेक के इंपॉर्टेंट बिकॉज के लिए पोस्टल स्टैंप निकाला है। फिर कहाँ पे मिलती है? आंध्र प्रदेश को लेरो लेक के आसपास। तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी आउटकम यूएन अर्थ समिट। यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में तीन कंपोनेंट है। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयर ऑफ द बेनिफिट रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी से जो भी आपको फायदा हो रहा है उसको फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो कार्टेजिना प्रोटोकॉल है बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल। सपोज कोरिया से, साउथ कोरिया से या किसी इंडोनेशिया से कोई भी अगर प्रोडक्ट आ रहा है, तो अगर वो सपोज जैम आ रहा है, जैम में जेनेटिकली मॉडिफाइड कुछ चीज़ यूज़ की है, अब कोई कंपनी कंफर्मेशन लेनी पड़ती है, कंपनी नहीं लेती है तो कस्टम यूनियन यहाँ पे कंट्रीज के कनेक्टेड है, तो वो इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो उसमें एडवांस इन्फॉर्मेशन दी जाती है एज ए कस्टम क्लियरिंग हाउस। So Cartesian protocol, biosafety protocol है that govern the movement of the animals, living modified organisms that is resulting from the modern biotechnology. They try to protect biodiversity from threat of the living modified organism. Establishes advanced informed agreement. तो इसमें क्या होता है? जो कंट्री को पूरी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है टू द इम्पोर्टिंग कंट्री। तो ये this also established a biosafety clearing house for exchange of the information living modified organism के लिए, जो living modified organism की जो information को exchange करने के लिए यहाँ पे biosafety clearing houses भी establish किए under the Cartagena protocol। तो बेसिल कन्वेंशन के लिए ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ द हजार्डस वेस्ट, बेसिल कन्वेंशन इसलिए हजार्डस गुड्स के लिए। रॉटरडैम कन्वेंशन ये प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट से रिलेटेड है, पहले कंसेंट देनी पड़ेगी। स्टॉकहोम कन्वेंशन डील विद द persistent organic pollution। कार्टेजिना प्रोटोकॉल डील विद द लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो रॉटरडैम में क्या है? प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट एंड कार्टेजिना में है LMO, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो व्हाट इज बायोपायरेसी? इंडिया में हल्दी की इन्फॉर्मेशन इतनी पुरानी, लेकिन यूएस में उसको पेटेंट कर रहे थे, तो दिस इज बायोपायरेसी। यूएस की कंपनी ने टर्मरिक को, इवन हल्दी को एंड तुलसी को बायो पेटेंट करने की कोशिश की, तो दिस इज बायोपायरेसी। तो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरीज में सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, कोई भी फॉरेन कंपनी ऐसे क्लेम नहीं कर सकती कि हमने डिस्कवर किया। तो ये ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, सबको आयुर्वेदिक नॉलेज फ्री में बांट दिया। तो ये नागोया प्रोटोकॉल इसके लिए साइन किया, इस तरीके की चीज़ों के लिए। तो जैसे जापान ने साइन किया था, जापान में इस ट्रेडिशनल नॉलेज हब है लाइक इंडिया। तो ट्रिप्स बोलता है देयर इज अ प्राइवेट यूज ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, नागोया बोलता है देयर शुड बी कम्युनिटी यूज ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। तो ट्रिप्स बोलता है प्रॉफिट होनी चाहिए यहाँ पे ट्रेडिंग से, यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट की बात नहीं करता है। ट्रिप्स फोकस करता है प्राइवेट में, नागोया कम्युनिटी पे, ये प्रॉफिट एंड पेटेंटिटी की बात करते हैं, ये बात नहीं करते WTO का एंड दिस इज फॉर द बायोडाइवर्सिटी नागोया प्रोटोकॉल। सो नागोया प्रोटोकॉल बात करता है एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, फेयर एंड इक्विटेबल शेयर ऑफ द बेनिफिट अराइजिंग आउट फ्रॉम द यूज ऑफ द मॉडर्न from the modern use of the biotechnology. To fulfill this third goal of the Convention of Biodiversity, नागोया प्रोटोकॉल आया था 2010 में। ये लीगल सर्टेनिटी प्रोवाइड करता है, एप्रोप्रिएट रूल प्रोवाइड करता है टू ट्रेड इन द जेनेटिक फूड। तो ये नागोया प्रोटोकॉल हेल्प करता है इन द प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। प्रेफरेंशियल ट्रेड में क्या होता है? फ्री ट्रेड में तो जीरो हो जाता है, जो ड्यूटी लगती है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में रिड्यूस हो जाती है। रिलेटेड टू द जेनेटिक रिसोर्सेज में प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में हेल्प करता है। तो इंडिया एज ए सिग्नेटरी, यूएसए सिग्नेटरी नहीं है इसका, नागोया प्रोटोकॉल नहीं साइन किया। तो यूएसए ना ही नागोया प्रोटोकॉल साइन किया है, ना ही कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी साइन किया है। तो रशिया ने सीबीडी साइन किया है, लेकिन नागोया साइन नहीं किया, यूएसए ने दोनों ही साइन नहीं किया। तो सीबीडी की बात करें, ट्रिप्स की बात करें, दोनों ही लीगली बाइंडिंग है, लेकिन बोथ एग्रीमेंट आर लीगली अपोजिट। जैसे ट्रिप्स क्या बात करता है? ट्रिप्स बात करता है प्राइवेट राइट्स की, लेकिन जो CBD it talks about the community rights. TRIPS talk about the private right, but the CBD talks about the community rights over the biological resources. तो इसलिए इनके बीच में डिस्क्रिपेंसीज खत्म करने के लिए सिग्नेटरीज आर डेवलपिंग कंपल्सरी लाइसेंसिंग पॉलिसी टू स्टॉप द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द टू इन द नागोया एंड द ट्रिप्स। तो COP है द कन्वेंशन द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑफ द
और द कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन नागोया 2010 में ये हुई थी। इन्होंने डिसाइड किया कि 2011 से 20 जब बोलते वर्ल्ड डे के मतलब बायोडाइवर्सिटी, और ये 20 टारगेट लेके आए नागोया में। इनको बोलते हैं एची टारगेट्स। एची कहाँ पे? जापान में। इसके 5 वो लाइक द प्रोटेक्शन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, यूज ऑफ सस्टेनेबल यूज of the components and capacity building, fair and equitable distribution and protection of the habitat। तो कॉप सीवीडी 11 का हैदराबाद में यूएनसीसीडी का हुआ है 2019 में सितंबर में, एंड यूएनएफसीसी का अभी तक कोई भी कॉन्फ्रेंस इंडिया में नहीं हुआ। सीवीडी का हुआ था हैदराबाद में 2011 में। फर्स्ट मेजर कॉन्फ्रेंस हुई थी 2010 की, फर्स्ट मेजर कॉन्फ्रेंस इंडिया में हुई थी 2010 में हैदराबाद में, सीवीडी की कॉन्फ्रेंस। तो ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी द इंटरनेशनल डिकेड ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। आउटकम क्या थे? रोल ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज इन द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ट्रेडिशनल नॉलेज को यूज करके फॉर द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एंड आल्सो रिकॉग्नाइज्ड the role of the developed country. They also recognize the role of the developed country. तो developed country ने double कर दी funding for the in the next year to help the developing country to achieve their biodiversity target की developing country achieve biodiversity target को meet कर पाए, इसलिए इनके क्या funding को double कर दिया 15 million से दे to $30 billion। तो पहली बार यहाँ पे जो कॉप 11 हुई थी, ठीक है, हैदराबाद में 2010 में, फर्स्ट टाइम डेवलपिंग कंट्रीज ने बोला कि हम भी फंडिंग करेंगे टुवर्ड्स द कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इंडिया ने $50 मिलियन दिए थे। वर्ल्ड ने कितना दे रहा है? डेवलप कंट्री $30 बिलियन दे, इंडिया $50 मिलियन। तो कॉप 11 फोकस करता है मरीन बायोडाइवर्सिटी। फर्स्ट टाइम मरीन बायोडाइवर्सिटी फोकस किया। अभी तो लैंड टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फोकस था। तो ग्रीन इकोनॉमी से फोकस शिफ्ट हुआ, अलॉन्ग विद ग्रीन इकोनॉमी फोकस शिफ्ट टू द ब्लू इकोनॉमी, क्योंकि इंडिया में आसपास बहुत ज़्यादा एनिमल्स हैं जो मरीन में रहता है। The Seychelles became the first country to issue the blue bond, and Seychelles became the first country to issue the blue bond. तो Seychelles की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है sovereign blue bond. So what is blue economy? It's a term that focuses on the sustainable development on the use of the ocean resources for the economic development, economic growth, improving the livelihood and sustainable use of the resources. The major focus of this blue economy is on the blue carbon. So what is the blue carbon? Is captured by the world ocean as well as coastal, even the coastal ecosystem में जो captured है, that is blue carbon even in the mangroves or corals. So carbon that is stored in the coastal and marine ecosystem, the blue carbon, it may be mangroves, tidal marshes, sea grasses and corals. It was in use because of the international blue carbon initiative. So we have international blue carbon initiative is a global carbon program that focuses on restoring world ecosystem to mitigate climate change. They restore the world ecosystem to mitigate the climate change because 83% of global carbon is circulated through the ocean. International Blue Carbon Initiative joint venture IUCN and major countries in the world, which include India. So India is also part of International Blue Carbon Initiative because India with the body coastline is also part of, as well as UNESCO is also part of this International Blue Carbon Initiative. So this is Biodiversity Strategy and Action Plan Forum. Biodiversity Strategy and Action Plan Forum. It's a joint venture of Attention Environment Program and Attention Development Program, Global Environment Facility in CBD. तो फोरम में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सारा मैम मिल जाएगा ऑफ द नेशनल बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पे एक्शन स्ट्रैटेजी सब कुछ मिल जाएगी। तो ये फोरम क्या करता है? प्रोवाइड करता है टारगेटेड इन्फॉर्मेशन फॉर द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एंड प्रोवाइड द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो कॉप 11 की थीम थी नेचर प्रोटेक्ट्स इफ शी इज प्रोटेक्टेड। Nature protected, she is protected. So there is an international treaty of plant and genetic resources of food and agriculture. International treaty for plant genetic resources, food and agriculture. So international treaty on plant and genetic resources किसके अंदर होगी? Food and agriculture related है, इससे मतलब FAO. Conservation and sustainable use of the biodiversity shows a speakable story of benefit, equitable sharing and the benefit for the food crops and food security. So food security and sustainable agriculture is achieved. So focus on the farmer's right. The question of which of the following treaties are associated with the biodiversity conservation? CBD sites कौन से इनमें से biodiversity conservation की बात करते हैं? तो convention of biodiversity इसमें तो biodiversity sites में biodiversity को protect करने के लिए integrated ये plant and genetic resources ये भी सही है। एंड रामसर कन्वेंशन भी, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को ये भी है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एक्टिव फॉर एग्जांपल वेस्टर्न घाट्स हो गया, कांचनजंगा हो गया। तो भी कंजर्वेशन की बात करें, नेशन कन्वेंशन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड बॉन्ड कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, तो सारी बात करते हैं। ऑल हो जाएगा, सारी कन्वेंशन बायोडाइवर्सिटी को कंसर्व करने की बात करें। तो ऐसे UNFCCC आ जाए तो वो बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड नहीं है, इट इज रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज। तो बॉन्ड कन्वेंशन क्या है? कंजर्वेशन of the जैसे convention the conservation of the migratory species of wild animal and birds, wild flora and fauna
एनिमल्स एंड बर्ड दोनों आ जाएंगे। तो एम टू कंजर्व माइग्रेटरी स्पीसीज, इसमें एनिमल्स एंड बर्ड्स दोनों आ जाएंगे, माइग्रेटरी बर्ड्स एंड एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल मरीन इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो एवियन मरीन एज वेल एज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो माइग्रेटरी बर्ड्स एंड एनिमल्स हैं दोनों को सपोर्ट करेगी। तो दो टाइप के एनिमल्स हैं, एनिमल्स को दो टाइप में डिवाइड किया, माइग्रेटरी स्पीसीज दैट आर थ्रेटन विद एक्सटिंक्शन, जो माइग्रेशन जो थ्रेटन है। दूसरा जो माइग्रेटरी स्पीसीज, अगर उन पर ध्यान दिया जाता है माइग्रेटरी एनिमल से तो उनको फायदा होगा। इंडिया ने साइन किया है स्पेशली अमूर फाल्कन के लिए। तो अमूर फाल्कन रिवर कहाँ से आती है? साइबेरियन रीजन से आती है। अमूर रिवर कहाँ है? बाउंड्री बनाती है बिटवीन द रशिया एंड चाइना के बीच में, वहाँ से आती है अमूर फाल्कन। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में होता है, वैसे अमूर फाल्कन फेस्टिवल नागालैंड में 20,000 किलोमीटर माइग्रेट करती है। तो मोस्टली कहाँ पे इंडिया में मिलती है? नागालैंड में आती है माइग्रेट करके, 20,000 किलोमीटर इन ईयर माइग्रेट करती है। तो नागालैंड ने फॉर द फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया है अमूर फाल्कन फेस्टिवल विद द हेल्प ऑफ बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी। तो जो कॉन्साइड किया था विद पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल, इसी टाइम पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल चल रहा था, उसी टाइम उन्होंने सेलिब्रेट किया अमूर फाल्कन फेस्टिवल। तो यहाँ पे फेस्टिवल को बोलते हैं तुखू तुखू अमोंग, तुखू अमोंग।